सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बात का एहसास दिलाएं कि ये कितना बड़ा मामला है। 9 करोड़ ईरानियों के लिए लगभग 3 महीने से चल रहे इंटरनेट ब्लैकआउट का क्या मतलब रहा है। नमस्ते, धन्यवाद नताशा मुझे बुलाने के लिए। ये ईरानी लोगों के लिए बड़ी आपदा रही है। जैसा कि आपने कहा 21वीं सदी में जी रहे किसी भी इंसान के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि सुबह उठें और इंटरनेट से जुड़ ना पाए। हालांकि ईरान ने अपनी खुद की आंतरिक इंटरनेट स्थापित कर ली है, जिसका जो भी मतलब हो, ऐसे आंतरिक ऐप्स के जरिए जिन्हें सिर्फ देश के अंदर रहने वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कनेक्टिविटी की दिशा में कोई सार्थक कदम है। ये तो बस एक दिखावा है। ये सिर्फ लोगों की पूरे सिस्टम से जो असंतोष है, उसे नियंत्रित करने के लिए है। और सोचिए कि स्कूल सिस्टम कितना बाधित हुआ है। विश्वविद्यालय, उद्योगों में लोग, अलग-अलग कंपनियों में, हर जगह लोग इस बाधा का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन व्यवसायों की भी समस्या है, आप जानते हैं। कितने लोग सच में उसका उपयोग करते हैं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे विकलांग लोग उदाहरण के लिए, जिनका बाहर की दुनिया से कभी-कभी एकमात्र जुड़ाव सुगम्यता की कमी के कारण सिर्फ इंटरनेट की पहुंच ही होता है। ये पूरी तरह से बड़ी आपदा रही है। और ऐसा लगता है कि नेटब्लॉक्स ने रिपोर्ट किया है कि आज लगभग 30% कनेक्टिविटी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हमें कोई सुधार देखने को मिलेगा। सही है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि ये प्रतिबंध युद्ध के दौरान कथित सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ईरानी लोग इसे सुरक्षा के रूप में देखते हैं या फिर इसे जनसंख्या नियंत्रण के एक और तरीके के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण है, ये बहुत हास्यास्पद है। ये सरकार हर 3-4 घंटे में एक ईरानी को फांसी देती है। पिछले 2 महीनों में 70 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। और ये लोगों की सुरक्षा का कोई दावा नहीं कर सकता, जबकि ये सक्रिय रूप से लोगों को यातना दे रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है और ईरानियों को मार रहा है। तो ये पूरी तरह से नियंत्रण का एक तरीका है, खासकर जानकारी पर नियंत्रण के लिए, ताकि जानकारी बाहर ना जा सके कि शरण स्थलों की कमी है और उन तमाम जरूरी चीजों और सेवाओं की कमी जिन तक ईरानी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। सरकार बमों से बचाव के लिए शरण जैसी सेवाएं देने में असफल रही, इसलिए उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती। पिछले 2 महीनों में हमने अन्य अत्याचार भी देखे हैं, जो सरकार ने 8 और 9 जनवरी के नरसंहार के बाद से ईरानी लोगों के खिलाफ किए हैं। तो ये निश्चित रूप से आबादी और जानकारी की निगरानी करने और नैरेटिव को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ना कि कुछ और। अब मैं उन असहमति के संकेतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम खुद ईरानी नेतृत्व के भीतर देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति इंटरनेट एक्सेस बहाल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं या कम से कम ऐसा दिखा रहे हैं कि वे इंटरनेट एक्सेस बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक में कई ताकतवर संस्थाएं हैं जो इसका विरोध करती हैं। क्या ये मतभेद बड़ी तस्वीर में अहम है? हाँ, देखिए, सुधारवादी बनाम कट्टरपंथी वाली ये घिसी-पिटी लाइन, ये कुछ ऐसा है जो हमने तब से देखा है जब मैं स्कूल में थी, जैसे छठी कक्षा में थी जब खातामी सत्ता में आए थे। तो सच कहूँ तो पेज़ेशियन बस आईआरजीसी के हाथों की कठपुतली हैं और हम ये जानते हैं, हमने इसे बार-बार देखा है। ये तो बस घिसी-पिटी बात है। पोजेशन के पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है, कोई विधायी शक्ति नहीं है, कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ये आईआरजीसी, उसके गुटों और अन्य कट्टरपंथी समूहों की बात है। देखिए, जब मैं कट्टरपंथी कहती हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं कि वहां कोई सुधारवादी धड़ा है, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक की विचारधारा ही उसका डीएनए है ना? और इसलिए पेजेशियन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जानते हैं, सरकार में वास्तव में कुछ और व्यावहारिक गुट भी हैं, लेकिन असलियत में वे सब एक ही हैं और उनके बीच कोई फर्क नहीं है। सही है, ठीक है, आगे बढ़िए, अपनी आखिरी बात कहिए। हाँ, मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों में जो असंतोष, नाराज़गी और शिकायतें हैं, उन्हें नियंत्रित करना है, ताकि लोगों के अंदर
झूठी उम्मीद पैदा की जा सके। लेकिन लोग उन्हें जानते हैं और वे जानते हैं कि यही उनकी फितरत है।